चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है क्या? बताइए जल्दी। आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है क्या? जल्दी बताएं। ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, स्वस्थ व्रत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य का पुराना पेपर आपका एक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, जनपद और ध्वंस का विस्तार से वर्णन करें, इसके कारण बताएं, इसके लक्षण बताएं और बचाव के उपाय बताएं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है जनपद और ध्वंस पर कि जनपद और ध्वंस क्या है, ठीक है ना, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, हानियां एवं रोकथाम के उपाय विस्तार से लिखिए। वैसे दोनों टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है क्या, पहला है जनपदोध्वंस। क्या है जनपदोध्वंस? तो जनपदोध्वंस का मतलब बेसिकली होता क्या है कि बहुत जनपद, जनपद मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग, क्या हो गया, बहुत सारे लोग। तो जनपद ध्वंस का मतलब क्या है, जनपद का मतलब क्या हो गया, बहुत जगह, ठीक है ना। जन मतलब क्या हो गया, लोग हो गए, और पद क्या हो गया, जनपद मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र, क्या हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र। और ध्वंस का मतलब क्या हो गया, विनाश हो गया, क्या होना, विनाश होना। तो जनपद और ध्वंस के नाम में ही छुपा हुआ है उसका मतलब, तो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र की आबादी का क्या हो जाना, विनाश हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, जनपद और ध्वंस बोलते हैं। और अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ऐसी चीजों को बोलते हैं पेंडेमिक, क्या बोलते हैं, पेंडेमिक या फिर महामारी, या महामारी, ठीक है ना। बोलते हैं ना, महामारी फैल गई, बहुत ज्यादा महामारी फैल गई। जनपदोध्वंस के जो अन्य नाम होते हैं, दो अन्य नाम भी होते हैं। जनपदोध्वंस के दो अन्य नाम क्या होते हैं, जनमार और मारक। क्या होते हैं, जनमार और मारक। ये इसके क्या होते हैं, दो अन्य नाम होते हैं, ठीक है ना। तो जनपदोध्वंस का मतलब क्या है, पेंडेमिक या महामारी, और इसके अन्य नाम क्या होते हैं, जनमार और मारक, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करता हूं जनपदोध्वंस का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो जनपदोध्वंस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी बड़े जन समुदाय में एक साथ रोग फैलना और व्यापक जनहानि हो जाना क्या कहलाता है, जनपदोध्वंस कहलाता है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़े जन समुदाय में, मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में क्या हो गई, कोई भी बीमारी फैल गई और उस बीमारी से क्या हुआ, उसका पूरी जन समुदाय का क्या हो गया, नाश हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनपदोध्वंस बोलते हैं। और जनपदोध्वंस का वर्णन चरक संहिता में मिलता है, उसके विमान स्थान में। उस चैप्टर का नाम ही जनपदोध्वंस है। क्या है, जनपदोध्वंस है, ठीक है ना। तो चरक ने अपने विमान स्थान में इस व्याधि का वर्णन किया है, ठीक है ना। आचार्यों ने 5000 साल पहले ऐसी बीमारियों के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अभी कोविड आया था 19 में, ठीक है ना। तो कोविड जो था वो भी एक प्रकार का क्या था, जनपदोध्वंस था, ठीक है ना। चलिए, अब जनपदोध्वंस का मुख्य कारण क्या है। तो जनपदोध्वंस का कारण क्या है, तो आजकल जो ह्यूमन इंटरफेयर है, जो मानवीय हस्तक्षेप है अपनी प्रकृति के खिलाफ, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो प्रकृति है वो डिस्टर्ब हो रही है। और प्रकृति में क्या क्या चीज है, प्रकृति में क्या, आप धरती को गंदा कर रहे हो, आप वायु को गंदा कर रहे हो, आप जल को गंदा कर रहे हो, ठीक है ना। और जो ऋतुएं हैं वो भी क्या है, वो भी खराब हो रही हैं। कैसे कि गर्मी में सर्दी पड़ जाती है, सर्दी में गर्मी हो जाती है, बरसात में गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना, और गर्मी में बरसात हो रही है। तो ऐसी स्थितियां हम सबने ही मिलके क्या करी है, क्रिएट करी है, ठीक है ना। तो जनपदोध्वंस का मूल कारण क्या है कि आप जो जानबूझकर जो चीजें गलत कर रहे हो, जो अधर्म कर रहे हो। अधर्म का मतलब क्या है, अधर्म का मतलब यहाँ थोड़ी वो यहाँ कोई गीता का पाठ थोड़ी सुनाएंगे कि धर्म अधर्म है। यहाँ धर्म का मतलब वो है कि आप अपनी प्रकृति को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी प्रकृति को क्या नहीं कर पा रहे हो, सुरक्षित ही नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के उसको क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो जानबूझ के कोई चीज को जब गलती करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। क्या बोलते हैं, प्रज्ञा अपराध। और क्या, अधर्म। अधर्म मतलब क्या, कि आपको पता है भाई पानी इतना यूज करना है, ठीक है ना। पानी की मान के चलो आपको डेली कितनी है कि 10 लीटर रिक्वायरमेंट है, तो 10 लीटर यूज करो। आप क्या कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो,
ठीक है ना, उसको वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जल की विकृति हो रही है। क्या हो रही है, जल की विकृति हो रही है। पेड़ पौधों को काटे दे रहे हैं हम, पेड़ पौधों को काट दोगे तो क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब ये धीरे 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 इतना बढ़ता जाएगा कि इतना बढ़ जाएगा कि उससे क्या हो जाएगी, फिर रोगों की उत्पत्ति होना चालू होगी, और फिर वो रोग क्या होंगे, पूरे जन समुदाय में फैल जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगी, उनकी पूरी जनहानि क्या हो जाएगी, पूरे उस क्षेत्र की क्या हो जाएगी, जनहानि हो जाएगी। उसी को हम क्या बोल देंगे, जनपदोध्वंस, ठीक है ना। तो जनपदोध्वंस का कारण अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझें तो क्या है, तो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध क्या है, तो प्रज्ञा अपराध जानबूझकर की गई जो गलतियां हैं उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध, ठीक है ना। और इसका मूल कारण क्या है, अधर्म है। क्या है मूल कारण, अधर्म है, ठीक है ना। अधर्म मतलब क्या है कि जो आपको करना चाहिए प्रकृति के साथ में वो तो कर नहीं रहे हो, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, और उसको काट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होती है, ये जो चार भाव हैं, कौन कौन से, वायु, जल, देश, काल, इनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसको याद रखना, VJDK, ठीक है ना, वायु, जल, देश, काल, ठीक है ना। और ये चारों क्या होते हैं, उत्तरोत्तर बलवान होते हैं, ठीक है ना। उत्तरोत्तर क्या होते हैं, तो ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं, ठीक है ना। वायु से ज्यादा खतरनाक विकृत होना जल का है, जल से ज्यादा खतरनाक विकृत होना देश का है, और देश से ज्यादा विकृत होना खतरनाक इसका है, काल का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, तो जैसे वायु जब विकृत होती है तो वायु दूषित हो जाती है और असामान्य हो जाती है। आज के भाषा में बोलूं तो ये वायु प्रदूषण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, वायु प्रदूषण की, ठीक है ना। और जल की बात करूं तो जल का स्वाद, रंग, गंध, इन सब में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जल के दूषित होने की विकृतियां। और अगर देश की बात करूं तो देश से मान लो आप भूमि प्रदूषण, क्या मान लो, भूमि प्रदूषण। तो क्या हो रहा है इसमें, भूमि और फसल की विकृति हो रही है, कीटों की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। आप जो खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, ठीक है ना, जो भी आप आहार का सेवन कर रहे हो वो सारा पेस्टिसाइड युक्त है, ठीक है ना, वो क्या है, पेस्टिसाइड युक्त है। तो ये सब क्या है, विकृति तो है, वो धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा होता जा रहा है। अब जो जितने लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं उन सबके शरीर में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और जब उनके शरीर में इकट्ठा हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है बेसिकली, कि उनके धीरे धीरे बीमारियां नई नई उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए, और काल की बात करूं तो काल का मतलब क्या है, ऋतु का असामान्य होना। ऋतु का असामान्य होने का मतलब क्या है कि वर्षा में गर्मी, गर्मी में वर्षा, ठीक है ना। जिस ऋतु में जैसे लक्षण होने चाहिए वैसे लक्षण दिखाई ना देना, वो क्या है, ऋतु का असामान्य होना। और ऋतु का असामान्य आप कैसे पता लगाओगे, तो आपको जो ऋतु छटया बताइए, तो ऋतु छटया में हर ऋतु के पर्टिकुलर अपने एक लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों के साथ में अगर क्या हो रहा है, अगर वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम बोल देंगे कि जो काल है वो डिस्टर्ब है। वो काल क्या है, डिस्टर्ब है, ठीक है ना। और अगर आपने काल डिस्टर्ब किया तो सबसे ज्यादा खतरनाक काम हो जाता है। देख रहे हो आप, आजकल सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, अभी असम में बाढ़ आ रही है। तो आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, और जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी तो क्या करेगी, सब बहा देगी, ठीक है ना। तो अभी असम में देखो क्या स्थिति हो रही है। तो वो क्या है, वो काल ही तो है, वो काल का ही तो असामान्य होना है, ठीक है ना। काल का ही तो असामान्य होना है, उसके कारण इतनी सारी बाढ़ आ गई, ठीक है ना। और उससे फिर लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुए चार कारण इसके, क्या हुए, चार कारण। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो लोगों को जैसे क्या क्या हो जाता है, तो जैसे बुखार आ जाता है, ज्वर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ज्वर हो गया, ठीक है ना। कांस एवं श्वास हो गया, कांस श्वास मतलब खांसी जुकाम, उसको हो गया, क्या हो गया, खांसी जुकाम हो गया। उसको दस्त लग जाएंगे, अतिसार हो जाएगा, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हो जाएंगे। संक्रामक रोग क्या है, जो एक दूसरे से फैलते हैं, ऐसे रोग, ठीक है ना। और अंततः क्या होगा, सामूहिक रोग हो जाएगा सबको, और अंततः मृत्यु ही होनी है। अंततः क्या होनी है, मृत्यु होनी है। तो ये इसके क्या है, तो ये इसके प्रमुख लक्षण है। क्या है ये इसके प्रमुख लक्षण, ठीक है। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं, तो इसके बचाव के उपाय क्या हैं, तो इसके बचाव के उपाय मेनली है शोधन चिकित्सा। क्या है, शोधन चिकित्सा, ठीक है ना। शोधन चिकित्सा में क्या आता है आपका, तो शोधन चिकित्सा में आपका पंचकर्म आता है। अब पंचकर्म में क्या आता है, नस्य आता है, वमन आता है, विरेचन आता है, ठीक है ना, निरूवस्ती, और क्या आती है, अनुवासन वस्ती। तो ये पांच चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये पंचकर्म के अंतर्गत आती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शोधन चिकित्सा। इसमें क्या करते हैं, जो प्रकोपित दोष होते हैं, जो प्रकोपित दोष होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उनको शरीर से कहाँ निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी चिकित्सा को हम क्या बोलते हैं, शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा, ठीक है ना।
चूंकि यहाँ पर क्या है, प्रज्ञा अपराध हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रज्ञा अपराध के कारण हो रहा है। और जो प्रज्ञा अपराध होता है उसके कारण में त्रिदोष प्रकोप होता है। क्या होता है? त्रिदोष प्रकोप होता है। ठीक है ना? क्या होता है? त्रिदोष प्रकोप होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? शोधन चिकित्सा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा से क्या होगा? जो भी प्रकोपित दोष होंगे वो शरीर से बाहर चले जाएंगे। तो प्रकोपित दोषों के कारण जो शरीर में लक्षण मिल रहे थे वो लक्षण मिलना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब मैं बात करता हूँ रसायन चिकित्सा की। किसकी बात करता हूँ? रसायन चिकित्सा। तो रसायन चिकित्सा क्या है? जैसे मान के चलो च्यवनप्राश खाओ, ठीक है ना? जैसे क्या है, ब्रह्म रसायन खाओ। ये कुछ रसायनों के नाम है। रसायन क्या होते हैं? जो आपकी जो आपके शरीर को क्या करें, जो आपके शरीर में व्याधि क्षमत्व बढ़ाएं, जो आपके शरीर को बल दें, आपके शरीर को पोषण दें, उसको हम क्या बोलते हैं? रसायन चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? रसायन चिकित्सा। ठीक है ना? तो रसायन चिकित्सा से क्या होगा? व्याधि क्षमत्व में वृद्धि। व्याधि क्षमत्व क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? व्याधि क्षमत्व बोलते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? व्याधि क्षमत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? व्याधि क्षमत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं आचार रसायन। तो आचार रसायन मैंने बताया था, ये बेसिकली क्या है? सद्व्रत है। ये क्या है? सद्व्रत है। ठीक है ना? तो अच्छे कर्म करो। ठीक है ना? जो जो आप पाप कर रहे हो या फिर अधर्म कर रहे हो, उसी की वजह से तो क्या हो रहा है? उसी की वजह से तो आपके शरीर में ये क्या जनपद ध्वंस उत्पन्न हुआ। तो अगर आप आचार रसायन का फॉलो करोगे या सद्व्रत का पालन करोगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे भी जनपद ध्वंस का नाश होगा। और इसके अलावा धूपन कर्म करिए आप, जिससे क्या हो? वातावरण की शुद्धि हो। क्योंकि यहाँ पर वायु की विकृति थी। किसकी विकृति थी? वायु की विकृति थी। ठीक है ना? किसकी विकृति थी? वायु की विकृति थी। तो इसलिए यहाँ पर धूपन कर्म का भी प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? धूपन कर्म का भी प्रयोग करना चाहिए। तो बचाव के उपाय में क्या क्या है? शोधन चिकित्सा है, रसायन चिकित्सा है, आचार रसायन व सद्व्रत है, और धूपन कर्म है। और क्या है? धूपन कर्म है। ठीक है ना? चलिए, तो ये हुआ आपका जनपद ध्वंस। अब मैं बात करता हूँ ध्वनि प्रदूषण की। किसकी बात करता हूँ? ध्वनि प्रदूषण की बात करता हूँ। तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या होता है? कि जो आवाजें आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही हैं, ऐसी आवाजें आसपास बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। तो देखो क्या है? अवांछित। अवांछित जो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है जिसे सुनने की। ठीक है ना? अवांछित, तीखी, असहनीय ध्वनि जो मानव स्वास्थ्य को, वन्य जीव एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी ध्वनियां जो अवांछित है, जो कान खुद को अच्छी नहीं लगती हैं, तीखी होती हैं, ठीक है ना, असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, और वो क्या करे? हमारी हेल्थ के साथ में, हमारे हेल्थ के साथ में क्या करे? हमारी हेल्थ को अल्टर कर दे, हमारी हेल्थ को अल्टर कर दे, या हेल्थ को हमारे को खराब कर दे। ऐसी अवांछित ध्वनि या शोर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। अब एक चीज है कि 80 डेसिबल। क्या है? 80 डेसिबल। 80 डेसिबल मतलब 80 डीबी। क्या? 80 डीबी। तो जो 80 डीबी से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है ना? याद रखना, मोर देन 80 डीबी की जो ध्वनि होती है, मोर देन 80 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, वो क्या होती है? वो भाई साहब कानों के लिए हानिकारक होती है। क्या होती है? कानों के लिए हानिकारक होती है। तो 80 डीबी से ज्यादा की ध्वनि जो होगी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना? चलिए, अब अगर मैं बात करूं इसका मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो आप देख लो आजकल क्या हो रहा है? औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है। तो मशीनें हैं, जनरेटर हैं, मिलें हैं, टेक्सटाइल मिलें, छपाई प्रेस, धातु काटने वाले कारखाने। तो ऐसी चीजों से क्या हो रहा है? बार बार यहाँ पर अनवांटेड क्या साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, अवांछित क्या होती है? ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो ऐसी ध्वनियां क्या करती हैं? आपके वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करती हैं। ठीक है ना? इसके अलावा परिवहन बहुत बढ़ गया आजकल। आदमी क्या है, उसको 1 किलोमीटर भी जाना है ना, तो वो क्या करेगा? वो अपनी कार लेके जाएगा भाई साहब, और फिर की हॉर्न बजाता रहेगा। अब ट्रैफिक लाइट पे कभी जब आप रुकते हो, रेड लाइट जब हो जाती है, जब आपने देखा होगा कि कितना अनवांटेड शोर होता है, उससे कई लोगों को क्या होता है? इरिटेशन होने लग जाता है। ठीक है ना? गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है ना? तो परिवहन, तो गाड़ियों के जो हॉर्न है, ठीक है ना, बिना साइलेंसर वाले वाहन है, साइलेंसर लगा होता है उनमें, साइलेंसर फट 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 कर रही है। आजकल तो अलग से लगवा रहे हैं, बुलेट बुलेट गाड़ी ले लेते हैं, उसमें आवाज करते हैं फालतू की।
दनदना की आवाज कर रहे हैं, ठीक है। विमान जब टेक ऑफ करता है, ठीक है ना, विमान जब उड़ता है या विमान जब लैंड होता है जमीन पर, तब बहुत अधिक मात्रा में फालतू का शोर उत्पन्न होता है। रेलवे इंजन को देख लो, वो भी बहुत अधिक मात्रा में शोर करते हैं। आपको अगर क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण देखना है तो सीधा जाओ कहाँ, रेलवे स्टेशन पे, आपको सारा ध्वनि प्रदूषण मिल जाएगा, है ना। तो परिवहन की वजह से भी हो रहा है। घरेलू जैसे शादियों में धुआंधार गाने चल रहे हैं, हाँ भाई हरियाणवी बजा दे, ठीक है ना। तो आरों में देख लो पटाखे फूट रहे हैं, ठीक है ना। रैलियों में देख लो धुआंधार, अभी रैलियां चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है। लाउड स्पीकर, मिक्सर, कूलर, एसी, संगीत यंत्र जो गलत तरीके से बजाए जाए। भाई संगीत यंत्र बढ़िया है जब तक अच्छे नॉर्मल साउंड बज रहे, जब एकदम चिल्लाने लग जाओ तो वो क्या है, बेकार है, ठीक है ना। और जो भी निर्माण कार्य है, उन निर्माण कार्यों में जो मशीनें यूज होती हैं उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है ना। चलिए, अब इससे हानियां क्या होती हैं, इससे अब हानियां क्या होती हैं। तो इससे हानियां क्या होती हैं साहब, तो श्रवण शक्ति में कमी आती है या बहरापन उत्पन्न होता है। क्या होता है, श्रवण शक्ति में कमी आती है या फिर क्या उत्पन्न होता है, बहरापन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो कान के पर्दे पे क्या होता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कई बार कान का पर्दा फट भी जाता है, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे को क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में रहने से क्या होता है, आंशिक या पूर्ण क्या हो जाता है, बहरापन। बहरेपन को बोलते हैं डीफनेस, क्या बोलते हैं, डीफनेस। तो वो आपको उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, डीफनेस उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, तो तनाव हो जाता है, मेंटल तनाव मतलब टेंशन मान लो, स्ट्रेस मान लो, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है सही से, ठीक है ना, नींद नहीं आती है। और ज्यादा जब शोर होता है तो उससे एक और चीज होती है क्या, कि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर, बीपी शॉर्ट में लिख देते हैं, बीपी बढ़ जाता है, और उसका हार्ट रेट, हृदय की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा साउंड की वजह से, ठीक है ना। तो जिनका क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है उनका, कई लोगों का पेस मेकर, जिसको ऐसे नोड मैंने कल आपको बताया था, तो ऐसे नोड उनका क्या होता है, वो चेंज हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मत ले जाना तेज आवाज के पास, भाई साहब उसको पता पड़ी दोबारा अटैक वटैक आ गया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उससे हो जाता है। सिर दर्द तो होना ही होना है, ठीक है ना, सिर दर्द होता है, ठीक है ना। और एकाग्रता एवं कार्य क्षमता में कमी आती है, क्योंकि हमारा मन तो कंट्रोल में है नहीं, आवाज आते ही हमारा दिमाग उधर ही चला जाता है, ठीक है ना। तो एकाग्रता में और कार्य क्षमता में आपकी क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये अगर महसूस करना है ना, तो आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करो जहाँ पे बहुत तेज आवाज होती रहती है, पूरे दिन मशीनों का काम है, तो उनके सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अभी हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन जो रह रहा है ना उससे पूछो उस पर क्या बीतती है, ठीक है। रोकथाम क्या करना है, तो भैया जो मशीनें हैं उनमें तेल वेल डालते रहो, टाइम टू टाइम क्या डालते रहो, तेल वगैरह डालते रहो, ऑयल वगैरह डालते रहो, जिससे क्या हो, ज्यादा आवाज उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। तो जो स्रोत है उनके, उन पर नियंत्रण करो, जैसे मशीनों का नियमित रख रखाव करें, साइलेंसर का उपयोग करें, शोर कम करें, ठीक है ना। साइलेंसर लगवाओ, ये गाड़ी में अगर नहीं है तो अलग से लगवाओ, ठीक है ना, वैसे तो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो साइलेंसर का प्रयोग करें। हरी पट्टी का निर्माण, आपने कभी देखा होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, सड़क किनारे जो हाईवेज होते हैं, उन पर आपने बीच में देखा होगा, मिड में देखा होगा या फिर साइड में देखा होगा, तो वहां पर क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आवाजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देख लो वहां भी तुम्हारा पेड़ फायदा कर रहा है, लेकिन हम तो पेड़ काटेंगे, ठीक है ना। तो हरी पट्टी का सॉरी, हरी पट्टी का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो पूरे पेड़ पौधों की जो आवाज होती है उसको क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना, अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। रिहायशी इलाकों में जैसे क्या है, जो अच्छे इलाके हैं या फिर कहीं जैसे हॉस्पिटल जोन है, ठीक है ना, वहां ऐसे लाउड स्पीकर्स वगैरह अलाउ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और जो तेज तेज हॉर्न बजाने वाले जो वाहन है वो भी क्या नहीं होने चाहिए, अलाउ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो बढ़िया एरियाज हैं, जो अच्छे एरियाज हैं, कैसे एरिया, जो ऐसे एरिया है, रिहायशी एरिया है, उन पर क्या होना चाहिए, लाउड स्पीकर और ये सब क्या होने चाहिए, इन सब पर प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है ना। और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कारखानों में काम कर रहे तो ईयर प्लग लगाओ, आते हैं लकड़ी के या प्लास्टिक के, दो कान में लगाओ, बजरा बजने दो, ठीक है ना। या ईयर मफ्स का उपलब्ध कराएं, या ईयर मफ्स का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका, ये था आपका ध्वनि प्रदूषण।
क्या था आपका? ध्वनि प्रदूषण। तो ये हमने क्या पढ़ा? जनपदों ध्वंस और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। क्या पढ़ा? जनपदों ध्वंस और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगली क्लास लेंगे फिर डॉक्टर पंकज सर, ठीक है। आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बता दो, मिलकर बता दो। सपना, लोकेश, सुनील, गुड्डू, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर जो है। अब शुरू करते हैं। आप क्या देख रहे हो? आप अभी क्या देख रहे हो? हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन में क्या है कि ये आपके लिए सक्सेस की सीढ़ियां बनेगी। ये जो क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, ये अभी जो ये पैटर्न कर रहे हैं, ये क्या आपको इससे क्या फायदा है? ये आपकी सक्सेस की सीढ़ी बनेगी। कैसे सीढ़ी बनेगी? कि आप एकदम तैयार हो जाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरह से उनके आंसर लिखने हैं और उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है सुनील, मीनू, शेखावत। तो हम कर रहे हैं इसी क्रम से। हमने रस शास्त्र के क्वेश्चंस कर लिए, हम क्रिया शारीर, रचना शारीर के क्वेश्चन कर दिए, और अब हम कर रहे हैं योग और स्वस्थ वृत्त के, योग और स्वस्थ वृत्त के। ठीक है, उसके अब आता है कि आपने अभी इस पेपर का जनपदों ध्वंस पढ़ लिया, आपने इसमें ध्वनि प्रदूषण पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे संक्रामक रोग। क्या? संक्रामक रोग की परिभाषा, प्रकार और प्रसार लिखित करते हुए डेंगू ज्वर से बचाव के उपाय क्या है। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वस्थ के लक्षण। क्या? कि स्वस्थ किसको कहते हैं, इसके सिम्टम क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। अगला पढ़ने वाले हैं कि आहार के आवश्यक तत्व क्या है। आहार के आवश्यक तत्व क्या है, ये समसन क्या होता है, ये अध्यसन क्या होता है, और ये विषमशन क्या होता है, मृदु और कठोर जल क्या है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसमें अभी हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले संक्रामक रोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे डेंगू। क्या पढ़ेंगे? डेंगू ज्वर। फिर हम पढ़ेंगे स्वस्थ किसको कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ये समसन क्या होता है, अध्यसन क्या होता है, और विषमाशन क्या होता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं ये आहार में क्या क्या होता है, ये आहार में क्या क्या घटक होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं ये मृदु और कठोर जल क्या होता है। ये सब आपने पढ़ रखा है, ये सब आपने पढ़ रखा है। बस हम आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। हम बस आपको क्या कर रहे हैं? एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है,
तो इससे पहले, ये अभी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे बाद जो है ना, इससे पहले जो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो जरूर देखना है, ठीक है। क्या ये पैटर्न आपको ठीक लगता है? लक्ष्मी शर्मा, सुनील बेरवा, मीनू, सपना, जल्दी बताओ। हम जिस पैटर्न से अभी चल रहे हैं वो आपके लिए 101% क्या होगा? सक्सेस का पाथवे बनेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं संक्रामक रोग में। संक्रामक रोग में, ये संक्रामक रोग क्या होता है? तो संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोगजनक या सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है? फैलता है। क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है? फैलता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। इसका हमने श्लोक भी पढ़ा था। आप मेरे पुराने वाले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको इसका श्लोक याद करवाया था। किसी को याद है तो वो जल्दी से जल्दी कमेंट करे। सुनील, सपना, निदा, जल्दी बताओ। मीनू, कि इसका हमने श्लोक भी याद किया है। क्या था? इससे कौन कौन से रोग हो रहे थे? एक तो नेत्र रोग था, नेत्र अभिषेद था, और ज्वर था, और कुष्ठ था। क्या था? ये जो है क्या हो रहे थे? संक्रामक रोग में आ रहे थे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इससे पहले जो है हमारा जो वीडियो हुआ है उसको जरूर देखिएगा। बिल्कुल ये वाले टॉपिक को और पुराने वाला जो पढ़ा है उसको मिक्स कर दोगे तो 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है? या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? रोगजनक वाहक, जैसे कि कोई सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है? ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है? सबसे पहला प्रमुख माध्यम है वायु। क्या? वायु। अभी आपने देश काल जनपदोध्वंस भी पढ़ा था। जनपदोध्वंस में भी यही कारण थे कि वायु जल देश काल, वायु जल देश काल। लेकिन यहाँ ये रहा वायु की वजह से क्षय रोग या टीबी जिसको कहते हैं, और खसरा जो होता है वो क्या होता है? वायु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। ऐसे ही साथ में भोजन करने से
जल जूठा पीने की वजह से क्या हो जाता है, हैजा और टाइफाइड जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यक्ष में बात करें कि आपने किसी से हाथ मिलाया, आपने किसी से हाथ मिलाया तो क्या हो गया, खुजली दाद जैसे क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। पहले कोई व्यक्ति खुजा रहा था, अचानक से हाथ मिला दिया तो वो खुजली वाला हाथ जो है संक्रामक का दूसरे व्यक्ति में चला गया। तो ये क्या था, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। जब हमने कोविड के ड्यूरेशन में देखा था तो कोविड में यही हुआ था। उस समय हमारे भारतीय परंपरा बहुत फेमस हुई क्योंकि हम हाथ नहीं मिला रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे। ठीक है, गुड्डू कुमार, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो मैंने पहले बताया है, जो अभी बता रहा हूं, इसको मिक्स करोगे तो आपकी क्लास में 4 चांद लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप जब वो क्लास देखें तो आपको लगेगा कि उस क्लास में और इस क्लास में जो बचा कुचा था, जो शेष रह गया था, इसमें मर्ज कर रहा हूं। ठीक है गुड्डू, इसलिए मैंने स्लो भी नहीं बताया ताकि आप वो क्लास इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में हम चल रहे थे, कोविड के ड्यूरेशन की बात की। जब कोविड के ड्यूरेशन में भारतीय परंपरा जो थी, भारतीय परंपरा में क्या था, हैंडशेक नहीं होता था, नमस्कार हो रहा था। वो क्या हो रहा था, संक्रामक रोग से बचाव का एक तरीका था। ठीक है, फिर आता है रक्त या शरीर के द्रव के द्वारा। रक्त या शरीर के द्रव के द्वारा, ये हमने बिल्कुल सभी को पढ़ाया है कि रक्त के द्वारा कैसे होता है। कि वो कहते हैं ना कि एक सिरिंज जो है दूसरे पे नहीं लगानी चाहिए, एक सिरिंज से जो ब्लड लिया है वो दूसरे पे नहीं यूज करनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, हिपेटाइटिस बी और HIV जैसी बीमारियां हो जाती है। फिर आता है कोई भी रोग वाहक हो सकता है। क्या हो सकता है, रोग वाहक हो सकता है। ये रोग वाहक कौन से होते हैं, जो कि बैक्टीरिया, वायरस और ये सब चीजें जो होती है, कीट जो होते हैं, जो एक व्यक्ति को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटने से जो पहले वाले व्यक्ति को जो रोग था वो दूसरे वाले को भी हो जाए। ठीक है, जैसे कीट के द्वारा, ये क्या है, रोग के वाहक है। रोग के वाहक कैसे, वाहक किसको कहते हैं कि एक जगह से लेके दूसरी जगह में पटक रहे हैं, जैसे डेंगू और मलेरिया। ठीक है, बिल्कुल गुड्डू कुमार। तो इस तरह से हमारा था ये संक्रामक रोग। संक्रामक रोग हम फिर से देखते हैं कि इसका हमने सबसे पहले श्लोक पढ़ा था। इसका हमने श्लोक में कौन कौन से आयुर्वेदिक रोग होते हैं, जो आयुर्वेद में मैंने बताया अभी कि नेत्र रोग हो गया, हम बात कर रहे थे कुष्ठ हो गया, ज्वर हो गए। ये क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने डेफिनेशन देखी कि क्या डेफिनेशन है इसकी, और अब हम देख रहे थे कि संचरण के प्रमुख माध्यम क्या है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये रोग ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें वायु हो गया, जल हो गया, रक्त हो गया, कीट हो गया। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट बात करें तो किसी से हैंडशेक हो गया या फिर प्रत्यक्ष कारण हो सकता है। ठीक है गुड्डू, अगला देखते हैं सर ये डेंगू फीवर क्या होता है। ये डेंगू फीवर क्या होता है, अभी हमने देखा भी था कि डेंगू किसकी वजह से हो रहा था। ये भी एक संक्रामक रोग है, जो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। और ये किसके द्वारा फैल रहा है, कीट के द्वारा फैल रहा है। किसके द्वारा, कीट के द्वारा फैल रहा है। सर ये ऐसा कैसा कीट है,
अभी देखते हैं कि डेंगू फीवर, डेंगू ज्वर, कि डेंगू एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। अभी हमने देखा भी था कि किसी कीट के द्वारा एक से दूसरे में जा रहा है, और इसका मुख्य कारण क्या है? एडिस मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? एडिस मच्छर के द्वारा क्या हो रहा है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। ठीक है गुड्डू कुमार, क्या इतना समझ में आ गया क्या आपको? जल्दी बताओ। देखो कि मेरी क्लास में सभी के कमेंट आने बहुत जरूरी है। तुम सोचो कि मैं बिना सपना का आंसर आ चुका है, बाकी सारे कहां गए? मेरी क्लास में हर एक को समझ में आना चाहिए। जल्दी बताओ। नीरा को आ रहा है, गुड्डू कुमार कहां चला गया? ठीक है सुनील, अब पता पड़ा कि ये पर भारती कुमारी ये भी क्लास ले रही है। अब पहली बार कमेंट किया तब पता पड़ रहा है, वरना हमें पता ही नहीं पड़ रहा। देखो तो इसका अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने संक्रामक रोग कंप्लीट कर दिया है। अब संक्रामक रोग में हम अगली कड़ी में आ गए हैं, और अगली का नाम है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर क्या होता है? ये एक विषाणु के द्वारा संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसका वाहक कौन है? ये इसका वाहक कीट हमने पढ़ा था। कौन सा कीट है? ये विषाणु है। ये कौन है? विषाणु है। ये कौन है? ये मच्छर है। ये कौन है? एक मच्छर है। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? एडिस। ठीक है बिल्कुल लक्ष्मी। एडिस इजिप्टी की वजह से क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। अब देखते हैं कारक क्या है। कि आपने सर बताया था अभी कि एक विषाणु है, वायरस है। क्या है? मच्छर है। कौन है? मच्छर। वहां कौन है? ये रहा मच्छर। इसका क्या नाम है? ये फीमेल है। ये कौन है? एक फीमेल है। इसका क्या नाम है? एडिस इजिप्टी। ठीक है अब देखते हैं कि ये जो है क्या हो रहा है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जा रहा है? कि संक्रमित मच्छर क्या है? एक मनुष्य को काटा, फिर दूसरे मनुष्य को काट दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? फैल गया। ठीक है गुड्डू। ठीक है तो हमें क्या याद होना चाहिए कि ये किसके द्वारा फैल रहा है, और ये किसके द्वारा फैल रहा है? इसका वाहक कौन है? ये फीमेल है। फीमेल ही एक से दूसरी जगह तक कोई चीज फैलाती है। इनका नेटवर्क महिलाओं का बहुत तेज होता है। ठीक है सर, इसके लक्षण क्या मिलेंगे? ये मच्छर ने काट दिया, ठीक है मच्छर ने काट दिया, लेकिन इससे क्या लक्षण मिलेगा? इसका सबसे पहला लक्षण है कि अचानक से तेज बुखार आएगा। ठीक है बुखार आने के बाद क्या होगा? सिर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा, उल्टी होगी, त्वचा पे लाल चकत्ते होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गंभीर स्थिति में क्या हो सकता है? प्लेटिलेट क्या हो जाते हैं? प्लेटिलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है तो क्या हुआ? बुखार आया, सिर में दर्द हुआ, उल्टी हुई, शरीर में दर्द हुआ, मांसपेशियों में दर्द हुआ, फिर भी इलाज नहीं कराया, लाल चकत्ते हो गए स्किन पे, और लाल चकत्ते के बाद क्या हुआ? प्लेटिलेट्स डाउन होने लग गई। ठीक है इसका कोई ना कोई आपने जरूर देखा होगा, परिवार में देख सकते हो, किसी के पड़ोसी को देख सकते हो कि उसको प्लेटिलेट चढ़ती है।
सर इसका पता कैसे पड़ता है, इसका निदान कैसे होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इनकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स कराई जाती हैं? तो इसकी कराते हैं NS1 एंटीजन चेक कराते हैं। कौन सा? NS1। दूसरी रिपोर्ट करवाते हैं RT-PCR। क्या कराते हैं? RT-PCR। तीसरा कराते हैं IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ये तीन क्या कराते हैं? टेस्ट करवाते हैं कि तुम्हें सच में डेंगू है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन, ये रिपोर्ट कराई जाती है। सर इसको कैसे ठीक करें? ठीक है, आपने हमें बता दिया ये डेंगू होता कैसे है, ये फैलाता कौन है। फिर हमने क्या देखा कि इसमें लक्षण क्या मिलते हैं। अब देख रहे हैं सर निदान क्या है, कैसे पता पड़ेगा, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फिर आप बताओ कि कैसे बचाव किया जाए। तो रोकथाम क्या है कि मच्छरों को, प्रजनन स्थलों को नष्ट करें। तो ये प्रजनन स्थल मच्छरों के कौन से हैं? जो हमें पहले पता है कि जो छत पर इत्यादि जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। मच्छर फैलेगा ही नहीं तो मच्छर काटेगा ही नहीं तो ये डेंगू जैसे फीवर नहीं हो सकते। फिर है पानी जहां जमा हो उनको निकाल दें, मच्छरदानी लगाएं। बारिश के मौसम में, मच्छर के दिनों में क्या है, मच्छरदानी जरूर लगाएं। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। ठीक है, इससे क्या होगा? बचाव होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, सभी को पता है कि स्वस्थ किसे कहते हैं? सर हमें बताया गया था दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। स्वस्थ किसे कहते हैं? कि जिसमें दोष धातु मल मूलम, ये दोष और धातु और मल, ये तीन चीजें जो है यदि अपनी साम्य अवस्था में है, संतुलित है, यदि ये तीनों चीज संतुलित है तो वो इंसान क्या है? स्वस्थ है। सर दोष आ गया, ये दोष हो गए वात पित्त कम यदि सम अवस्था में है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या पढ़ लिया? सम धातु मल क्रिया। क्या है? धातु और मल की सामान्य क्रियाएं हो रही हैं। और क्या पढ़ रहे हैं हम कि सर स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसको अग्नि भी तो ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल अग्नि ठीक होनी चाहिए। जो वो खाना खा रहा है उसका पाचन बहुत जरूरी है। ये अग्नियां 13 प्रकार की होती है, ये अग्नि 13 प्रकार की होती है और ये जो सम अग्नि का सम अवस्था में रहना जरूरी है। सर ये तो आपने सारी शारीरिक बोला, ये तो सारी चीज शारीरिक है, लेकिन मानसिक रूप से भी तो ठीक होना चाहिए, बिल्कुल मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। जैसे प्रसन्न आत्म इंद्रिया मन, कि उसका जो है मन, उसका आत्म इंद्रिया क्या हो जानी चाहिए? प्रसन्न होनी चाहिए। तो वही व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? दोष सम होना चाहिए, अग्नि सम होनी चाहिए, धातु सम होना चाहिए, मल की क्रियाएं सक्रिय और सामान्य होनी चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है, हमने इससे पहले WHO का भी पढ़ा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में WHO के अनुसार हेल्थी लाइफ किसे कहते हैं वो भी पढ़ा है। ठीक है, वो भी यही कहता है कि WHO भी यही कहता है कि आपकी जो है शारीरिक भी होनी चाहिए, मानसिक भी होनी चाहिए और क्या हो जाती है? सोशल, जिसे सामाजिक भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामाजिक। किसी कॉलोनी में कैसे रहते हैं, ठीक है, किसी कॉलोनी में कैसे रहते हैं, सामाजिक भी होना चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, ये भी एक स्वस्थ के डेफिनेशन में आती है। तो इस तरह से हमारा स्वस्थ की परिभाषा, स्वस्थ के लक्षण हो गए। अगला आता है कि आहार। ये आहार में क्या क्या होना चाहिए? हम जो खाना खाते हैं
उसमें आहार में क्या क्या होना चाहिए? सर हमें तो पता नहीं, हम तो जब होटल में जाते हैं ना तभी हमें ये सब कुछ याद आता है। सर ये तो लो, एक प्लेट थाली लो, थाली के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? रोटी। सर एक वो फोटू कोरा होता है, हमने तो होटलों में देखा है कि इसमें चावल होते हैं, और सर इसमें जो है ना, ये इधर जो है ना सलाद पड़ा रहता है, सलाद होता है, और इसमें एक हरी सब्जी होती है, इसमें एक हरी सब्जी होती है, एक में दाल होती है, और एक में कुछ मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। सर इसके पास में एक गिलास और कोरी होती है जिसमें जल होता है, पानी होता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वस्थ। ठीक है, स्वास्थ्य में सारा सराउंडिंग देखा जाता है, स्वस्थ कोई इंसान होता है। ठीक है, हम आ रहे हैं आहार पे, गुड्डू कुमार, कि चावल होना चाहिए। चावल क्या होता है? चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हरी सब्जी में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में फाइबर और मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। सलाद में क्या होता है? फाइबर होता है। जल भी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए? घी, मतलब फैट भी होना चाहिए। ठीक है, और मीठे में क्या होता है? मीठे में भी क्या होना चाहिए? ये भी एक फैट है। अब आ जाते हैं, ये तो हमने देख लिया कि एक थाली के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब आ जाते हैं, अब हमें बताओ कि थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट आ गया। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कौन सी होती है? रोटी हो गई, जैसे कोई चावल हो गए, ये सब क्या आता है? ये सब आता है कार्बोहाइड्रेट में। फिर हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन। क्या पढ़ा हमने? प्रोटीन की शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? शरीर में प्रोटीन चाहिए। मांसपेशियों के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। जैसे कि दाल आ गए, जैसे दाल हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, etc। अगला देखते हैं कि इसमें क्या आता है? वसा। क्या आता है? जिसको हमने क्या पढ़ा था? फैट। क्या पढ़ा था? फैट। ये क्या करता है? ऊर्जा और वसा को, घुलनशील विटामिन को अवशोषण में सहायक है। क्या है? विटामिन और वसा को क्या है? घुलनशील विटामिन में अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या है? घी और तेल खाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने अभी फैट में देखा कि फैट में क्या था? फैट में सबसे पहला था, क्या था? कि घी हो गया, तेल हो गया। फिर क्या होना चाहिए? विटामिन होना चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए। विटामिन और खनिज तत्व। ये रहा खनिज तत्व। ये किन में होते हैं? ये होते हैं फल में या फिर हरी सब्जियों में। और इनमें क्या होता है? फाइबर्स रिच अमाउंट में रहता है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर होता है। तो शरीर के विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को के लिए आवश्यक है। क्या है कि शरीर में एक निरंतर जैविक रासायनिक क्रियाएं चलती है, उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए विटामिन और मिनरल्स की, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ठीक है,
खनिज लवण क्या काम आते हैं? खनिज लवण जो है हड्डियों में रक्त को और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के अवशोषण और आवश्यक है। ठीक है सर, बिल्कुल जल होना चाहिए, जल के बिना तो हम निगल ही नहीं पाते हैं। तो क्या है? जल। और शरीर में संतुलित करने का काम करता है, शरीर में चय अपचय के लिए आवश्यक है। रेशा, रेशा को हमने क्या पढ़ा था? फाइबर। फाइबर में क्या है? पाचन और मल को त्याग में सहायक है, पाचन क्रिया और मल को त्याग के लिए आवश्यक है। अगला देखो, अगला हमारा था श्वसन। क्या होता है श्वसन? क्या? ये श्वसन क्या होता है, अध्यशन क्या है और विषमाशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि श्वसन क्या है कि भोजन के पचने के बाद, पूरा भोजन पचने के बाद अगला भोजन करते हैं, तो ये क्या है? श्वसन है। ये आपने क्या किया है? साम्य अवस्था, समान संतुलन के लिए किया है। तो जब पहला भोजन पच जाए, उसके बाद जब दूसरा भोजन किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं? श्वसन। अगला आता है अध्यशन। ये अध्यशन क्या होता है कि पहले का भोजन तो पचा नहीं, लेकिन बोला अगला भोजन भी आपने ले लिया। तो क्या हुआ? पहला भोजन तो पचा नहीं और आपने फिर से भोजन ग्रहण कर लिया, तो पेट में क्या हो जाता है? अधपचा हो जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक कुकर में आधे एक सीटी में तो चावल डाले, फिर एक सीटी आने के बाद खोल के हमने दूसरे और चावल डाल दिए, तो क्या हो जाता है कि कुछ कच्चे रह जाते हैं और कुछ पके हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति आ जाती है पेट में, और इसे कहते हैं अध्यशन, कि पहले का भोजन तो है पचा नहीं और आपने अगला भोजन कर लिया। फिर आता है विषमाशन। फिर क्या आता है? विषमाशन, कि कभी तो ज्यादा मात्रा में ठूस लिया, किसी समय खाया ही नहीं, और अनियमित समय में खा रहे हैं, तो वो आता है विषम। मतलब सही समय पे नहीं कर रहे हो, सही मात्रा में नहीं कर रहे हो। ठीक है, किसी समय तो आपके 2 बजे खाना खा लिया, किसी समय 4 बजे खा लिया, किसी समय 12 बजे खा लिया। ये समय जो इधर उधर हो रहा है, ये भी कारण है विषमाशन का। ठीक है, तो ये था श्वसन, अध्यशन और विषमाशन। ये 3 कारण हैं हर बीमारी को पनपने के लिए। ये ही आपको अग्नि को दूषित करने के पॉइंट हैं। जब आप अध्यशन करते हैं, जब आप विषमाशन करते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है? आपकी अग्नि दूषित होती है, और यही अग्नि दूषित होने पे रोग का कारण बनती है, रोग का कारण बनती है। ठीक है, समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, क्या समझ में आ गया क्या? गुड्डू कुमार, लक्ष्मी, सपना, निधा, सुनील, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं मृदु और कठोर जल क्या होता है। मेरा एक लेक्चर आप जरूर देखना, जल पे बनाया हुआ है। जल पे कुल 3 वीडियो या 2 वीडियो बने हुए हैं। यदि वो जल आपने पढ़ लिया, तो ये सारे क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं कि सॉफ्ट जल, मृदु जल क्या होता है, कि जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और लवण की कम हो। क्या है? जब जल में क्या क्या हो सकता है सर? कई जगह तो खारा पानी होता है, कई जगह मीठा होता है। तो सबसे पहली अशुद्धि तो लवण की है। फिर आते हैं कि सर ये पानी से जो कैल्शियम आता है, क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आता है? कि पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि शंख वगैरह रहते हैं, तो इनके क्या है? कैल्शियम हो गए। और
मैग्नीशियम हो गए। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और लवण क्या है? यदि इनकी मात्रा जो है, इनकी मात्रा यदि कम है, यदि मात्रा कम है तो वो जल कैसा है? मृदु है। क्या है? मृदु। और इनकी मात्रा यदि ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। इनको जो है, इनको नापने का क्या रहता है? एक पैरामीटर रहता है, जिसको कैसे कहते हैं? उनको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो बिल्कुल जरूर से देखें। इससे क्या है कि मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन करवाया है कि जल के ऊपर मैंने बहुत बड़ा लेक्चर लिया हुआ है, वो जरूर देखें। उसके 2 या 3 वीडियो बने हुए हैं। वो देखने से आपका यदि जल का क्वेश्चन बड़ा आ गया तो एटलीस्ट वो भी आप कर पाएंगे। अभी तो हम क्या है, छोटे छोटे में क्वेश्चन में कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बस डेफिनेशन बताई है और इसके पैरामीटर्स बताए हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, क्या समझ में आ गया? क्या सभी का आंसर आना चाहिए? सभी का आंसर आना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो जल्द से जल्द बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ। तो आपका, मुझे लगता है कि मैं दिमाग में क्लियर हो गया कि किसका आंसर किस तरह से देना चाहिए, किसका आंसर किस तरह से देना चाहिए। एक और टिप्स दे देता हूं कि जिसका आप डायग्राम बना सकते हो, जिसका आप डायग्राम बना सकते हो, उसका डायग्राम जरूर बना के आना है एग्जाम में। इसलिए हमारी सारी पीपीटी जो है वो डायग्राम बेस्ड होती है, ताकि आप एग्जाम में ऐसे फोटो भी बना सकते हो, ऐसे दिमाग में आसानी से जल्दी से याद होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए टिप्स थी कि इसका आप क्या कर सकते हो, फोटो भी बनाना है। क्या करना है? फोटो भी बनाना है। ठीक है, तो अगला लेक्चर लेंगे आपके गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो कंफर्म करें जल्दी से। गुड इवनिंग सपना, लक्ष्मी, गुड्डू, लोकेश। क्या मेरी वॉइस आ रही है क्या? सोनू, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो भाई स्टार्ट करते क्लास। निदा, ओके नाइस। अरे चलो, गुड इवनिंग सभी को भाई। स्टार्ट करेंगे क्लास, आ रही है आवाज? ओके गुड नाइस। चलो, तो अभी आप लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे, हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। और जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है? ऋतुएं पूछी है भाई। उन्होंने क्या पूछा है? आदान काल की और विसर्ग काल की कौन कौन सी तो ऋतुएं हैं, और उसमें हमें हेमंत ऋतु जो पहली ऋतु है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे एक बार जल्दी से बताओ टोटल ऋतुएं होती कितनी है? टोटल ऋतुएं कितनी होती हैं? मुझे जल्दी से एक्सप्लेन कर दो अगर किसी को पता है तो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 5, 6 या 8। टोटल ऋतुएं कितनी होती हैं? गुड इवनिंग लक्ष्मी, सभी को गुड इवनिंग भाई। 6 ऋतु होती है। हम सभी को पता है कि ऋतुएं कितनी होती हैं भाई? 6 होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है एक बार मैं लिखती हूं।
शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ऐसे टोटल ऋतुओं कितनी? हाँ, हैप्पी तीज आप लोगों को भी भाई। लक्ष्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कितनी होती है? 6 ऋतुएं। अब मुझे इसमें से बताओ अभी कौन सी ऋतु चल रही है? लक्ष्मी, अभी फिलहाल कौन सी ऋतु चल रही है? कौन बताएगा मेरे को? अभी क्या चल रहा है? जल्दी से कंफर्म करें। बताओ जल्दी से। वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा वर्षा वर्षा, ठीक है भाई, अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, ये वाली। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो वर्षा ऋतु है इसमें जो बल रहता है वो कैसा रहता है? दुर्बल रहता है या फिर प्रबल रहता है? वर्षा ऋतु में बल कैसा रहता है? जल्दी से कमेंट करो। श्रावण भादो, ठीक है भाई। दुर्बल रहता है, बिल्कुल सही जवाब है। राम यादव ने उत्तर दिया है कि मैम वर्षा ऋतु में जो बल रहता है वो दुर्बल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो आप लोग पहले ये चीजें पढ़ चुके हो संस्कृत में, तो मैं एक बार बता दूं, वर्षा ऋतु में जो बल होता है वो दुर्बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रीष्म, देखो गर्मी से अभी अभी हम थक हार के आए हैं, सारी मतलब गर्मी में जितने भी दोष कुपित होने थे वो हो गए, संचय हो गया। वर्षा ऋतु में ऋतु चेंज हो रही है, ये काल चेंज हो रहा है। यहाँ कौन सा काल? विसर्ग काल। आपको वहां क्वेश्चन में पूछा है आदान काल और विसर्ग काल की ऋतुएं बताते हुए हेमंत ऋतुचर्या का वर्णन करो। तो सभी को ध्यान रखना है, ऋतुएं 6 होती हैं, उसमें शिशिर, बसंत और जो ग्रीष्म ऋतु है वो आदान काल की ऋतुएं हैं, और लास्ट की जो 3 है वो कौन सी? विसर्ग काल की ऋतुएं हैं भाई। कौन से काल की? विसर्ग काल की। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे बताओ, एक ऋतु कितने महीने तक रहती है? एक ऋतु कितने महीने तक रहती है? 2 महीना, 4 महीना या 8 महीना? एक ऋतु कितने महीने रहती है? जल्दी से बताएं, एक ऋतु कितने महीने तक रहती है? वेरी गुड, 2 मंथ। 2-2 मंथ की ऋतुएं होती हैं भाई, 2-2 मंथ की ऋतुएं, 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 × 12 हो गए ना 12 महीने। एक साल में महीने भी 12 और एक साल में ऋतुएं भी 6 होती है। नाइस नाइस नाइस, ठीक है, चलो। अच्छा, हेमंत ऋतु गर्मी को बोलते हैं या सर्दी को बोलते हैं? हेमंत ऋतु गर्मी को बोलते हैं या सर्दी को? कंफर्म करो जल्दी से। हेमंत ऋतु क्या होती है? गर्मी, सर्दी, बारिश? जल्दी से कंफर्म करो। सर्दी को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक बार हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, ऋतुएं कितनी भाई? 6 ऋतुएं। अभी आप लोगों ने बोला कि मैम ऋतुएं तो 6 होती है, तो कौन कौन सी होती हैं? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि भाई ऋतुएं हमेशा जो है वो ऐसे क्रम में ही बोली जाए, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा लक्ष्मी? अगर ऊपर नीचे करी ऋतुएं तो क्या होगा? वो सिमेट्री बिगड़ जाएगी भाई, है ना, पता नहीं चलेगा आदान काल की कौन सी है, विसर्ग काल की कौन सी है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक की 3 ऋतुएं आदान काल की ऋतुएं हैं, इसको उत्तरायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। कैसे याद रहेगा? देखो, अ से आदान, अ से उ, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आदान भी ऐसे लिखते हैं और उत्तरायण भी ऐसे लिखते हैं।
तो चेंज नहीं है, आदान को ही उत्तरायण बोलते हैं। एक याद कर लेंगे तो दूसरा फिर अपने आप याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो। और बाकी की जो 3 ऋतुएं हैं वो 3 ऋतुएं दक्षिणायन या विसर्ग काल में आती हैं। विसर्ग काल को सौम्य काल भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई, विसर्ग काल को सौम्य, अच्छा मतलब अच्छा मौसम है भाई, वर्षा में, शरद में, हेमंत में, अच्छी सौम्य ऋतुएं। और शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, इन तीनों को आग्नेय ऋतु बोला जाता है। कौन सी ऋतु है? आग्नेय, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई सभी। चलो आगे चलते हैं। अब हम एक एक ऋतु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न हमारा है हेमंत ऋतु के बारे में बताने का, तो सीधा हेमंत ऋतु के बारे में देखते हैं। अच्छा, हेमंत ऋतु कौन से नंबर की है? जो हम पढ़ते हैं ना उसमें हेमंत ऋतु कौन से नंबर की है? लक्ष्मी जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म करके बता दो, कौन से नंबर की होती है हेमंत ऋतु? पहला, 5वां, 6ठा? छठा, 6 अंतिम नंबर की ऋतु होती है भाई हेमंत ऋतु। अच्छा मेरे को बताओ, जो हेमंत ऋतु होती है उसमें बल कैसा रहता है? बल ज्यादा रहता है या कम रहता है? जल्दी से कंफर्म करके बताएंगे। जठराग्नि का जो बल होता है कैसा रहता है? भूख हमें ज्यादा लगती है या कम लगती है? याद करो भाई, सर्दियों के दिनों में ही जो हम हॉस्टल जाते हैं तो मम्मियां लड्डू बना के भेजती हैं। क्या बना के भेजती हैं? लड्डू। क्यों? क्योंकि हमारी अग्नि जो होती है वो प्रबल रहती है भाई, अग्नि प्रबल होती है हेमंत ऋतु में। चलो एक बार देखते हैं। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है कि नहीं? अभी हमने देखा ना अंतिम ऋतु ही हेमंत ऋतु, छठे नंबर की। नेक्स्ट आगे देखो, हेमंत ऋतु में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं क्या? इस ऋतु में तेल का अभ्यंग करना चाहिए। याद करो सर्दियों के दिनों में जब हम छोटे थे तो छत पे चले जाया करते थे और फिर क्या, सरसों के तेल का अभ्यंग करते थे। तो सर्दियों में हेमंत ऋतु में अभ्यंग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उपटन, व्यायाम करना, सिर में तेल लगाना, धूप का सेवन करना, और रात को क्या, चंद्रमा के नीचे सोना। ये सब क्या करना चाहिए? हेमंत ऋतु में करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो, इस ऋतु में जठराग्नि कैसी होती है? प्रबल होती है, तभी तो लड्डू बनाती है मम्मी, तभी तो लड्डू बनाती है ना। तो इस ऋतु में जठराग्नि का बल कैसा रहता है भाई? प्रबल रहता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इस अतः शरीर गुरु आहार को भी अधिक मात्रा में पचाने में समर्थ रहता है। इस ऋतु में पर्याप्त मात्रा में गुरु आहार करना आवश्यक है। गुरु आहार कर सकते हैं। देखिए अभी गर्मी चल रही है ना, वर्षा चल रही है, लड्डू खा लो, ऐसे नहीं बोलते लड्डू खाने से गर्मी हो जाती है। इस ऋतु में लड्डू नहीं खाने चाहिए, तो हेमंत ऋतु में खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि इसमें क्या रहता है? जठराग्नि प्रबल रहती है भाई, इसीलिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हेमंत ऋतु में ये तो हुआ आहार कि हमें क्या खाना है। अब हम पढ़ते हैं विहार, ठीक है। ये यहाँ पे पैराग्राफ में आप सभी भाई इसको पॉइंट्स में लिख लेना अपने नोट्स में। और क्या करते हैं देखो, इस ऋतु में मधुर, अम्ल और लवण रस स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना चाहिए। घी, दूध, खीर खूब खाओ। हेमंत ऋतु में सब पच जाता है, कुछ भी खाओगे सब पच जाएगा भाई हेमंत ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब विहार पढ़ते हैं क्या क्या करना चाहिए। हमने अभी पढ़ा इस ऋतु में सुबह सुबह घूमने जाओ, सुबह सुबह योगा करो, सुबह सुबह अभ्यंग करो छत पे जाके, है ना, खेलो कूदो, और भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भूख लगने पर भोजन करना। इंपॉर्टेंट क्यों है लक्ष्मी? क्योंकि अगर भूख लगी और हमने सोचा थोड़ी देर बाद खा लेंगे, फिर वो भूख मर जाएगी, फिर जठराग्नि धीरे धीरे भाई बंद हो जाती है। तो जैसे ही भूख लगे वैसे ही खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इस ऋतु में सुखोष्ण जल से स्नान करना चाहिए। हाँ, ठंडे ठंडे पानी से थोड़ी स्नान करना चाहिए। सर्दी की ऋतुओं में
गरम गरम से भी नहीं, ल्यूकवार्म वाटर, सुखोष्ण, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, ऐसे पानी से नहाना है भाई। नेक्स्ट आगे देखेंगे, शयन के लिए भीतरी कक्षों का उपयोग करना चाहिए, अंदर सोना चाहिए। अंदर जो कक्ष होता है उसमें भूमि ग्रह में सोना चाहिए। एक शब्द होता है भूमि ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इस ऋतु में पाँव में जूते, मोजे, हाथों में दस्ताने, टोपी, मफलर, इनका ये तो हम करते ही हैं भाई, तो ये भी लिखना है एग्जाम में अगर आता है हेमंत ऋतु के बारे में कि हेमंत ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हेमंत ऋतु कहाँ की ऋतु है, इसमें अग्नि का बल कैसा होता है, तो सब लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, तो मुझे एक बार आप जल्दी से ये बताओ, बसंत ऋतु आदान काल की ऋतु है या विसर्ग काल की ऋतु है? बसंत ऋतु आदान काल की ऋतु है या फिर विसर्ग काल की? जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करेंगे, शाबाश। सपना, निदा, और कोई? अरे लक्ष्मी, नॉर्मल क्या होता है? या तो आदान बताओ या विसर्ग बताओ, ऑप्शन ही दो हैं। आदान काल की ऋतु है भाई, है ना? ठीक है, राम यादव, गुड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऊषा पान के बारे में। हम अब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं पेपर में। तो गुड्डू, अगर ऊषा पान, ऊषा मतलब होता है गर्म, पान मतलब पानी पीना। तो देखो, गर्म पानी पीना क्या है? एक तरीके की भौतिक क्रिया है, दिख रही है ना होती हुई। तो ऊषा पान करना एक तरीके की भौतिक क्रिया है। देखो इसमें देखते हैं, उबालने से चूने के जो लवण होते हैं वे नीचे बैठ जाते हैं। पानी को उबाला, गरम गरम पानी, ऊषा पान पढ़ना है, शॉर्ट नोट लिखना है उस पे। तो उबालने से चूने का जो लवण होता है वो नीचे बैठ जाता है और कठोर जल जो होता है वो कोमल पड़ जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर जल, हार्ड जल है वो सॉफ्ट हो जाता है भाई। जल को पर्याप्त समय तक उबालना है जिससे उनके जीवाणुओं का नाश हो जाता है। पानी इसीलिए तो उबालते हैं ताकि उनसे क्या कचरा जो भी, मतलब उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं। तो उबालना चाहिए जिससे जीवाणुओं का नाश हो जाए। साथ ही इंपॉर्टेंट है लाइन, क्या है? साथ ही अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फाइड आदि गैसें भी निकलती है, किंतु जल के वायु रहित हो जाने से उसका स्वाद नष्ट हो जाता है। अतः पीने से पूर्व उसे वायु युक्त कर लेना चाहिए। कंटिन्यू ढके नहीं रखना चाहिए। हाँ, नॉर्मल पानी की बात, ठीक है। तो ये हुआ ऊषा पान के बारे में। कुछ अगर आपसे पूछे कि भाई ऊषा पान क्या होता है, पहले लिखो सुकोष्ण जल को पीना। सुकोष्ण जल को क्यों पीना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है, जितने भी पानी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या जो भी अमोनियम सल्फाइड क्लोराइड होता है वो सब क्या होते हैं, वो जो गैसेस होती है वो निकल जाती है, इसलिए, ठीक है, ऊषा पान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपसे उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऊषा पान तथा व्यायाम के बारे में बताओ। अब व्यायाम क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा जल्दी से कि मैम व्यायाम इसको बोलते हैं। व्यायाम क्या होता है? जल्दी से कोई कमेंट कर रहा हो। वेरी गुड, ठीक है। व्यायाम क्या होता है? व्यायाम शरीर को चेष्टावान बनाता है, शरीर को चेष्टावान बनाता है। कौन? व्यायाम। और क्या करता है? शरीर में स्थिरता लाता है। इसीलिए बोला जाता है भाई रोज सुबह व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए,
शरीर में, हाँ, शरीर में स्वेदन को भी निकालता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो वो, चलो अभी आगे बताएंगे। तो व्यायाम शरीर में चेष्टा उत्पन्न करता है और शरीर में स्थिरता लाता है। इसके लिए एक बहुत फेमस लाइन आती है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर्यार्था बलवर्धिनी, बल को भी बढ़ाता है। आपको भी लाइन याद करनी चाहिए, अभी मैं बताऊंगी। बल में वृद्धि करता है। ये तीन तो याद होने ही होने चाहिए पॉइंट्स, कि व्यायाम क्या है, व्यायाम का महत्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक बार यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्यायाम की परिभाषा क्या है, शरक की देखेंगे हम सिर्फ। मैंने क्या बोला, शरीर में चेष्टा उत्पन्न करता है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल, शरीर में स्थिरता लाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक व्यायाम। ये क्या हुआ, व्यायाम की परिभाषा। तो हम देखो, अब इतनी बड़ी संस्कृत में लाइन लिखे या हिंदी में लाइन लिखे या संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करते। शरीर चेष्टा या चेष्टा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्थिर्यार्था, स्थिरता उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट, बल की वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट। और हमेशा जो व्यायाम है ना भाई, वो कैसे, देह की मात्रा में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब गलती हो गया मेरा तो, हाँ कोई बात नहीं, योग नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जितना मन पड़े उतना 2-2, 3-3 घंटे तक व्यायाम करते ही जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितनी शरीर में क्षमता है ना, उसका भी आधा करना चाहिए। जितनी शरीर में क्षमता है हमारी, उसका भी 1/4 व्यायाम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ यही लिखा है, देह व्यायाम को जो है वो देह की मात्रा में ही करना चाहिए। एक बार मैं पढ़ती हूँ। शरीर चेष्टा या चेष्टा, कॉमा, स्थिर्यार्था बलवर्धिनी, स्थिरता लाता है, बल को बढ़ाता है। देह व्यायाम संख्याता मात्राया ताम समाचरेत, देह की मात्रा के अकॉर्डिंग ही व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कंटिन्यू करे ही जा रहे हो बस। ठीक है, ये तो क्या हुई व्यायाम की परिभाषा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब व्यायाम करने से होता क्या है। तो अभी किसी ने बोला था मैम व्यायाम करने से स्वेदन निकलता है। ये क्या हो गया, स्वेद आगम, आना। कोटेशन में देखो क्या लिखा है, व्यायाम के लक्षण, कि हाँ हम व्यायाम कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हमारी बॉडी व्यायाम कर रही है। जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है लक्ष्मी, स्वेद आता है। तो स्वेद, ये आगम, पढ़ना आना चाहिए हमें संस्कृत भी। स्वेद का आगम होता है। और देखो व्यायाम करोगे तो श्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जल्दी जल्दी व्यायाम करने से श्वास में वृद्धि होती है। गात्राणाम लाघवम तथा लाघवम मतलब होता है लघुता। एक सेकंड रुकेंगे भाई। लाघवम मतलब होता है लघुता। शरीर में योगा करने से क्या आ जाती है, लघुता आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए व्यायाम के लक्षण। स्वेद का आगम, श्वास की वृद्धि, गात्राणाम लघु, जो कर रहा है व्यायाम वो अपने आप बॉडी को एकदम रिलैक्स और हल्का हल्का फील करेगा। ठीक है, हृदय उपरोध हृदय उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम, ये व्यायाम के लक्षण। अब देखो इतनी सी लाइन को इन्होंने इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा है। तुम चाहो तो सिर्फ 4 अक्षर याद करो, एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देके जाता है कि भाई स्टूडेंट ने श्लोक लिखा है। और हम सारे श्लोक याद वैसे भी नहीं करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो करते हैं। और व्यायाम पे हमेशा 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट आता ही आता है। इंपॉर्टेंट है,
इसलिए परिभाषा भी याद करना और साथ में इसके लक्षण भी याद करना, ठीक है। व्यायाम के लक्षण एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ क्या है। देखो, स्वेद का निकलना, श्वास की वृद्धि, शरीर के प्रत्यंगों में लघुता, हृदय आदि प्रदेश में बाधा, क्योंकि गति तीव्र होती है ना व्यायाम करने की, इसलिए भाई। और साथ में क्या होता है, ये व्यायाम के लक्षण है सारे के सारे। तो 4 पॉइंट याद रखो बस, इससे व्यायाम के लक्षण याद हो जाएंगे। व्यायाम की परिभाषा, व्यायाम के लक्षण। अब ज्यादा टाइम मिले तो क्या कर सकते हैं लक्ष्मी, कोटेशन लिखने के बाद में हिंदी लिख सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है भाई, समय पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को लिखना है या नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति से आधा ही व्यायाम करना चाहिए, इसे बलार्ध कहते हैं। लिखती हूं, इसे बल अर्ध, अपना जितना बल है उसका अर्ध मतलब आधा, बलार्ध व्यायाम कहते हैं, जिसके कक्षा, कलाट, नासा, हस्तपाद संधियों में स्वेद आने लगता है, मुख में नहीं, बस इतना ही करेंगे, ये नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, व्यायाम क्या, शरीर के बल का आधा ही करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। नेक्स्ट आगे देखो, तो ये क्या हुआ व्यायाम के बारे में। एक लास्ट चीज पढ़ते हैं, अगर हमने हमारी शक्ति से ज्यादा व्यायाम कर लिया तो हानि क्या क्या हो सकती है। तो अगर हमने हमारी शक्ति से ज्यादा व्यायाम कर लिया है तो क्या हो सकता है, देखो, थकावट। सबसे पहला तो नॉर्मल हमें पता चल ही जाता है कि थकावट हो जाती है ज्यादा व्यायाम करने से। थकावट, क्लम मतलब होता है कोई काम नहीं करा फिर भी थकान। तो क्या लक्ष्मी, पहला श्रम, दूसरा क्लम, यहां पे यही लिखा है श्रम, क्लम, रसादी धातुओं का क्षय, तृष्णा मतलब प्यास, रक्त पित्त के रोग, प्रतमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतमक, श्वास का ज्वर वमन रोग हो जाते हैं। तो अति व्यायाम करने से और क्या हो जाता है, श्वास, ज्वर, छर्दी, ये सब हो जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, अधिक व्यायाम करने से हानि, श्रम, क्रम, क्षय, तृष्णा, रक्त पित्त प्रताम के है, अति व्यायाम आते हैं कासो, ज्वर, छर्दिश्च जायते। आप चाहे तो कोटेशन में याद करो, चाहे हिंदी में याद करो, याद करना है और एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। समझ आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है, यस और नो। जल्दी से। ये श्वास का एक प्रकार है, निदा, ये श्वास का प्रकार है एक, आ रहा है, ओके ठीक है, गुड। सिर्फ 2 ही बच्चे बैठे हैं क्या पूरी क्लास में, निदा और सपना? बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करो। लोकेश, सोनू, ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। व्यायाम के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सदव्रत। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है गुड्डू, वो क्वेश्चन में आता है आचार रसायन क्या होता है। आचार रसायन पे हमें एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं आचार रसायन क्या है। पढ़ के देखते हैं एक बार, प्रभाती कुमारी, आचार रसायन के बारे में।
सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आचार रसायन जो है वो सदव्रत में आता है। किसमें? सदव्रत में। और सदव्रत का पालन सभी को करना चाहिए। मैम ये सदव्रत क्या होता है? झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, ठीक है, और क्या करना, सारी किसी की निंदा ना करना, बुराई ना करना, और भी ऐसी जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी किसमें आती हैं? वो सारी सदव्रत में आती हैं। आचार रसायन भी सदव्रत के अंदर ही आता है। तो आचार रसायन में क्या क्या करना चाहिए एक बार पढ़ के देखते हैं यहाँ पे। आहार के प्रयोग के बिना, किसके? आहार के, राइट, उसके बिना भी केवल मात्र सदाचार और सदव्रत पालन से भी शरीर और मन पर रसायन प्रभाव पड़ता है, और आचार पालन मात्र से रसायन के सभी फल प्राप्त होते हैं। अर्थात धातु पोषण प्रक्रिया में सुधार आता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मेधा बुद्धि बढ़ती है, ये सब होता है भाई, ठीक है। संभवतः है जो आचार पालन है उससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल जो हेल्थ है, उसमें भी क्या रहता है? सुधार आता है, ठीक है। और मन के स्वस्थ रहने से शारीरिक क्रियाएं भी आराम से चलती रहती हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार रसायन में क्या क्या आता है। पहले तो हमने बता दिया आचार रसायन सदव्रत में आता है, और आचार रसायन क्या काम करता है, ठीक है, रसायन क्या होता है और आचार का पालन करने से उस रसायन के लाभ मिलते हैं। अब हम देखते हैं आचार रसायन में जिन भावों का समावेश है, इसमें क्या क्या है। इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो 20 पॉइंट अच्छे लगे वो 20 पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि आचार रसायन में हमेशा सत्य बोलो, क्रोध ना करो, मद्य सेवन नहीं करना रहता है, हिंसा नहीं करनी, किसी को हिंसा मतलब ऐसा रसायन, हाँ गुड्डू, और क्या हिंसा मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दिल नहीं दुखाने का है, ऐसा रहता है ना। और क्या रहता है? हमेशा प्रियवादी, हमेशा सबसे अच्छे से बात करो, सबसे अच्छे से बोलना होता है आचार रसायन में। और क्या देखो, पवित्रता में पवित्र रहना है, सदा दान देना होना चाहिए, तपस्वी, देवता, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु वृद्धजन, इनकी हमेशा पूजा अर्चना करते रहना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जब भी मौका मिले पीछे नहीं हटना चाहिए। आचार रसायन में सारी अच्छी अच्छी बातें आती हैं जो हमें दैनिक जीवन में भी करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमेशा दया से पूर्ण रहना चाहिए, समय पे निद्रा छोड़ना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं भाई, अहंकार ना करना, घमंड नहीं आना चाहिए कभी भी किसी भी चीज का। और क्या? छोटे विचार नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए गुड्डू? छोटे विचार नहीं होने चाहिए, संकीर्ण विचार नहीं होने चाहिए। और ये सब क्या आता है? आचार रसायन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अधारणीय वेग। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, अधारणीय वेग, टोटल अधारणीय वेग कितने होते हैं मुझे एक बार जल्दी से ये बता दें सभी की। मैम अधारणीय वेग ये होते हैं, कितने होते हैं अधारणीय वेग? 13 होते हैं भाई। कितने? 13 अधारणीय वेग होते हैं, ये हम सभी को मालूम है। अधारणीय अर्थात जिनको धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा निदा, उल्टी आ रही है और उल्टी को रोक ले क्या? उल्टी आ रही है और उल्टी को रोक ले कि नहीं नहीं अभी तो क्लास चल रही है, क्लास के बाद में कर लूंगी। नहीं, उल्टी नहीं रोकनी चाहिए। ऐसे ही कौन कौन से वेग? नींद आ रही है बोले आधे घंटे बाद सो जाएंगे, नहीं भाई, आधे घंटे बाद फिर क्या होता है? चाय ठंडी हो जाती है क्या? आधे घंटे बाद नहीं, फिर नींद उड़ जाती है। ऐसे कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनको धारण कभी नहीं करना चाहिए। 13 वेग होते हैं ऐसे। कितने होते हैं? 13। कौन कौन से एक बार देखते हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। सबसे पहले है अपान वायु, पुरीश, मूत्र, छींक। छींक को शब्दू बोलते हैं। आप छींक से अच्छा शब्दू लिखोगे एग्जाम में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तृष्णा, प्यास, शुद्धा मतलब भूख, निद्रा, नींद, खांसी, श्रमजन्य श्वास, जम्भाई मतलब यौनिंग, उबासी, आंसू,
वमन छर्दी बोलते हैं, शवथु मतलब चीहा। शुक्र के वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ऐसे टोटल 13 वेग रहते हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमने कोई भी वेग रोका तो उससे क्या क्या हो सकता है। अगर हमने अपान वायु के वेग को रोका तो क्या हो सकता है, पुरानी क्लासेस में भी बहुत अच्छे से बता रखा है, यहाँ पे अभी समय कम है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आगे चलेंगे इसमें। देखो अगर किसी ने भी अपान वायु को रोका तो क्या होगा, शरीर में आदमान, पेट फूला फूला हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, पेट फूला फूला, आदमान, उदर में पीड़ा, हृदय में उपरोध, श्वास लेने में कठिनाई, हिचकी, जुकाम, ये सब हो जाता है। अगर हमने पुरीश का वेग रोका उसको रोकने से क्या होता है, उदर में वही आदमान, शूल, गुदा, शीशन, बस्ती आदि स्थानों में कैंची के से काटने की सी पीड़ा होती है पुरीश का वेग रोकने से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देखो प से पुरीश, प से पिंडली, ध्यान रखना, प से पुरीश, प से पिंडली। अगर पुरीश का वेग रोकते हैं तो पिंडलियों में पीड़ा होती है, पिंडलियों में पीड़ा और ऐठन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, पुरीश के बाद में मूत्र, अगर मूत्र का वेग रोकेंगे तो वो ब्लैडर पे जोर पड़ेगा, मूत्राशय पे जोर पड़ेगा। और जोर पड़ने से क्या होगा भाई, जोर पड़ने से गूदा, वंक्षण, बस्ती, नाभि प्रदेश और मस्तिष्क में शूल होगा। मूत्राशय में अधिक मूत्र एकत्रित होने से उसमें क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, कंप्रेस होगा वो, और इस ऐसी दिशा में शरीर वेदना और शरीर झुक जाता है। इंपॉर्टेंट है। छींक के वेग को रोकने से क्या होगा, तो आपको सिर्फ 2-2 लाइनें लिखनी है, फिर 5 नंबर का ही वो पॉइंट होगा। तो 5 नंबर में तेरा अगर नाम लिखोगे और 2-2 पॉइंट लिखोगे तो चलेगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। छींक को रोकने से क्या, देखो अब खुद सोच के देखो, किसी को छींक आ रही है, रोक के रखी बहुत देर तक, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, अर्धाव भेदक मतलब माइग्रेन हो सकता है, और ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता आ सकती है। तृष्णा के वेग को रोकने से क्या, प्यास को रोकने से बहरापन, मुंह का सूखना, प्यास में अधिकता, थकावट, ये सब होगा। शुदा के वेग को रोकने से भूख, भूख के वेग को रोकने से तंद्रा, अंगमर्द, अरुचि, विभ्रम, ग्लानि, कृष्णता, ये सब आ सकता है। नेक्स्ट आगे देखो, नींद। अब खुद सोच के देखो कि अगर मैं नींद के वेग को रोक रहा हूँ या कोई सा भी वेग है, खुद पे सोच के देखना। अगर नींद को रोक के देख रहा हूं तो क्या होगा, उबासियों पे उबासियां आएंगी, है ना, सिर में दर्द होने लगता है, आंखें भी दुखने लगती है, हाथ पैर दुखने लगते हैं, यही सब लिखा है। खांसी का वेग है, खांसी के वेग को रोकने से क्या होता है, खांसी बढ़ती है, खांसी बढ़ती है, सांस चलने लग जाता है, और हृदय रोग भी हो सकता है, हिचकी भी आने लग सकती है, ऐसा कुछ होता है खांसी को रोकने से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। श्रमजन्य श्वास को रोकने से क्या होता है, दौड़ने, भागने, व्यायाम तथा अन्य परिश्रमजन्य कार्य करने से श्वसन की गति बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, राम यादव। नेक्स्ट, मेरे को लंबे समय से खांसी है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, पर क्या होता है, मैं जब ज्यादा बोलती हूँ ना कंटिन्यू, तो हम याद करो, हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था, उसमें स्वर यंत्र जो होता है, स्वर यंत्र, तो वो भाई मेरा कमजोर है, डॉक्टर को दिखाया था तो वो लोग ऐसे ही बोले जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अब अगर मैं क्लास में बोलूंगी नहीं तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन, बताओ। तो इसलिए भी मुझे वो खांसी हो जाती है, मेरा जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा सा वीक है, वोकल कॉर्ड, इसलिए खांसी रहती है भाई। आंसू के वेग को रोकने से क्या होता है, आंखें दुखने लग जाती हैं, है ना, भारी भारी हो जाती हैं, चक्कर आते हैं, भ्रम, ये सब होता है। उल्टी के वेग को रोकोगे तो क्या होगा, सिंपल सी ट्रिक है, उल्टी के वेग को रोकने से स्किन डिजीज हो जाती है सारी की सारी। देखो यहाँ पे यही लिखी है, कंडू, कोट, दौड़े पड़ जाते हैं, और क्या होता है, खाना नहीं भाता है, जी मचलाता है। पांडु रोग भी किसकी डिजीज है, त्वचा की डिजीज है।
पुष्ट, कास, श्वास, व्यंग, व्यंग मतलब झाइयां, विसर्ग मतलब छोटे छोटे लाल लाल बहुत सारी जो स्किन डिजीज ही है ये भी। तो वमन के वेग, उल्टी के वेग को रोकने से क्या होता है, जितनी भी स्किन डिजीज है वो हो जाती है। शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है, देखो बस्ती, गुर्दा, अंडकोश के समीप के प्रदेश में जो भी आसपास का रीजन रहता है वहां पे पेन क्या रहता है, देखो पीड़ा और शोध, शोध मतलब सूजन उत्पन्न हो जाती है। साथ में अंगमर्द रहेगा, हृदय में वेदना और मूत्र का रुक रुक आना, ये सब रहता है। 13 वेग हुए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। आपको प्रश्न था कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन क्या होते हैं, तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन 8 होते हैं। कितने? 8। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये 8 नाम लिख के आने, और ये नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। प्रकृति, करण, संयोग, 3-3 के पेयर में याद करेंगे। पहले 3 याद करो, 8 नाम है टोटल। प्रकृति, करण, संयोग, ठीक है। फिर राशि, देश, काल, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, और अंतिम 2 होंगे उपयोग, संस्था और उपयोक्ता। ऐसे टोटल कितने आहार विधि विशेष आयतन है? 8। 8 के पहले नाम लिखो। अब इसमें एक एक लाइन लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं देखो, प्रकृति क्या होती है? आहार द्रव्यों की प्रकृति उनके गुणों से होती है। करण संस्कार को बोलते हैं, द्रव्य के नए गुण आने का कारण। द्रव्य में जो भी नए गुण आते हैं, जो भी संस्कार होता है द्रव्य का, वो किसकी वजह से? करण की वजह से। संयोग मतलब होता है मिलना, 2 या अधिक द्रव्य मिलने को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। राशि, द्रव्यों को परिमाण में लेना राशि कहलाता है। देश क्या होता है? स्थान विशेष के लिए देश शब्द का यूज होता है। काल का मतलब समय। उपयोग संस्था मतलब हम उपयोग कैसे कर रहे हैं उस आहार को, आहार के उपयोग के नियम, उपयोग संस्था। उपयोक्ता हम हो गए, उपयोक्ता कौन हो गए? हम हो गए, जो हम उसे यूज कर रहे हैं। जो आहार द्रव्यों का सेवन करता है उसे बोलते हैं उपयोक्ता, ठीक है। तो ऐसे टोटल 8 आहार विधि विशेष आयतन हो गए हैं। आहार विधि विशेष आयतन का विशेष वर्गीकरण क्या है? दोबारा से बोलो। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, उपयोग संस्था और उपयोक्ता। ऐसे टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। चलो भाई, तो ये जो आपका पेपर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। किसी को कोई डाउट है क्लास में? और आज सैटरडे है ना, मंडे को मुझे कितने 3, 4, 5 पेपर हो चुके हैं, उन सबका सॉल्यूशन चाहिए भाई। जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी का मुझे सभी व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजेंगे, ओके। गॉड ब्लेस यू। क्लास यहीं